हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आयुष्मान गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं फुल एनर्जी फुल जोश के साथ। उम्मीद करता हूं आप भी मजे में होंगे, फुल एनर्जी में होंगे, फुल जोश में होंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेगुलरली एक सीरीज चलाए हुए हैं जो कि आप लोगों की यूपी पीसीएस सी सेट में जितने भी प्रश्न आपके क्वांट एंड रीजनिंग के आए थे उनको हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 2023 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। उसमें जितने भी क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व करा दिए। उसके बाद 2022 में आए हुए 2021, 2020, इसी तरह 2019 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 में जितने भी क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन यूपी पीसीएस सी सेट में आए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता था उनको करने का, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही आप देख पा रहे हैं। अगर लगातार इन वीडियोस को देख रहे होंगे ना तो आपको पता होगा कि भाई जो पेपर 2019 का था उसी सेम पैटर्न पर 2020, 2021, 2022, 23 का था। और 19 और 20 मतलब क्वेश्चंस भी सेम थे, डेटा भी सेम था। जाके देखिएगा वीडियोस को, ठीक है? तो काफी हेल्प मिलने वाली है इन वीडियो से आपको। तो रेगुलर इस चैनल पर आप लोगों को मिलता है ऐसा कंटेंट, ठीक है? किसी भी एग्जाम के लिए सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी क्लास होगी, करंट अफेयर की, रीजनिंग का, क्वांट का, अदर कोई भी क्लास, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, राइट? बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है। प्ले स्टोर से जाके आप अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स फॉर्मेट मिल जाएगा, लाइव कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, पीडीएफ, वीडियो, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। तो जाइए प्ले स्टोर पर और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आप सभी लोग जुड़ जाइए एक बार फटाफट से, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे आपको आप खुद भी कोशिश करिएगा कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं, राइट? कि मान लो इसमें 36, 37 या 38 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते। तो इनमें से कितने आप लोग कर पा रहे हैं और कितने की आपको जरूरत थी कि भैया ये सीखना था, राइट? चलिए, तो बहुत आसान प्रश्न पहले प्रश्न के साथ आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। तो पहला प्रश्न क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। पेन को 31 लिखा जा रहा है, PAR को 35, तो पेट को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे बड़ी बात देखिए, पेन को 31। तो आपको एक बात सिखाई थी मैंने कोडिंग डिकोडिंग में, कभी भी एक साथ कोडिंग का सम लिखा हो तो या तो उसके अपोजिट की कोडिंग का सम होगा या डायरेक्ट अल्फाबेट की कोडिंग का सम होगा। तो PAN की बात करता हूं, P की कोडिंग होती है 16, A की होती है 1 और N की होती है 14। तो आप सबको जोड़ दोगे, कितना आएगा? 31 आएगा। 31 आएगा बेटा, हाँ या ना? 31 आएगा। इसी तरीके से PAR, PAR की बात करता हूं, P की होती है 16, A की 1, R की होती है 18। तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 35 आएगा। 35 आएगा, देखिए ये रहा 35, हाँ या ना? तो इसी तरीके से मालूम पड़ गया हमें कि कोडिंग का टोटल कर दिया गया है। तो P80 की पूछा गया है, P80। तो P की होती है बेटा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, P की 16, A की 1 और T की कितनी होती है? 20। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 20, 16, 36 और 1 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 और 1 37 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, 36 और 1 37 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इतना आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, रूट में क्वेश्चन मार्क अपन 19 बराबर 4। तो आपको सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा मैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 का गुणा होगा 4 में, 76 हो जाएगा। और जब रूट को उधर ट्रांसफर करता हूं ना, तो रूट को करता हूं स्क्वायर रूट को तो स्क्वायर बन जाता है, क्यूब रूट को करूंगा तो क्यूब बन जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर। अगर आपको पहले यूनिट देख लो, 6 का स्क्वायर 36, पीछे 6 आएगा, सभी ऑप्शन में है, यानी कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको 100 तक स्क्वायर नहीं आता तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा इस चैनल पर कि कैसे किसी भी कितनी भी बड़ी डिजिट की संख्या पर हम लोग स्क्वायर को 5 सेकंड में निकाल सकते हैं गारंटी से, ठीक है? कुछ भी नहीं करना होता आपको। 6 का स्क्वायर 36, 6 का पीछे वाले का वर्क करिए, 6 का स्क्वायर 36, कैरी हो गई 3। अब इन तीनों का गुणा करिए, 7 6 42, 42 दूनी 84, तीनों का गुणा किया 84 और 3 85 का 5, कैरी हो गई 8।
7 का वर्ग 49 और 8 कितना आएगा, 49 और 8 आएगा 57। तो आप कहेंगे 57 56, 57 56 है ना, 57 56। एक सेकंड, 6 का और 36 का 3, 7 6 42 84 3 87 होगा यहाँ पर। हाँ तो 7 आएगा बेटा, कितना आएगा 7, 57 76 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बेटा सिंपल सा प्रश्न था आपके सामने, रूट को इधर ले गए, स्क्वायर हो गया, 76 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, बहुत आसान तरीके से बता दिया। हाँ जी, इसमें बोला गया है प्लस को गुणा से, माइनस को भाग से, गुणा को माइनस से, भाग को प्लस से चेंज किया जाए तो भाई इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए चेंज सर। 4, भाग को किससे चेंज करना है, भाग का मतलब है प्लस, तो सर प्लस रख दीजिए। 8, माइनस का मतलब है भाग, तो भाग रख दीजिए। 2, गुणा का मतलब है माइनस, माइनस रख दीजिए, और प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा रख दीजिए। अब क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट जो कि है नहीं, फिर ऑफ वाला मल्टीप्लाई वो भी है नहीं, तो फिर डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड किया, 8 में 4 आ गया, 4 और 4 8 हो गया, माइनस 4 दूना 8 हो गया, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो इस प्रश्न का क्यूट सा आंसर है गोलू मोलू 0। बताइए मुझे समझ में आई बात, हाँ या ना। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कमला रवि की पत्नी नहीं है। ठीक है सर, पत्नी नहीं है तो कुछ भी हो सकती है। प्रेमलता रवि की माँ है, यहां क्लियर कह रहा है कि प्रेमलता जो है रवि की माँ है। तो रवि अगर ये है तो प्रेमलता इसकी माँ है। फीमेल को सर्कल में रखूंगा, मेल को ट्रायंगल में रखूंगा। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है ना। एकमात्र पुत्र वधू का मतलब अगर ये इसका लड़का है तो इसकी बीबी होगी सीता। कौन होगी, सीता। हाँ जी, यहां से कमला का पता नहीं चला कि कमला कौन है, कमला का पता नहीं चला, केवल ये बोल दिया गया है, कमला का पता नहीं चला। कमला रवि की पत्नी नहीं है। अब पत्नी तो हो गई सीता इसकी, कमला कुछ भी हो सकती है, पता नहीं चला, कोई भी रिलेशन कमला के बारे में नहीं दिया गया। आइए पढ़ते हैं निष्कर्ष पर। कमला सीता की बहन है, क्या मुझे ये क्लियर है, नहीं सर। प्रेमलता कमला की मां है, क्या मुझे ये क्लियर है, नहीं सर, कहीं दिया ही नहीं गया। सीता रवि की पत्नी है, हाँ जी ये क्लियर है। सीता कौन है, रवि की पत्नी है। कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है, नहीं भाई पिटाई लग जाएगी, सीता है इसकी पुत्र वधू, तो सीता है। तो आपका आंसर केवल क्या हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। इसमें से कौन सा भिन्न है, कुछ भी नहीं करना भाई, जैसा डायग्राम बाहर है वैसा ही अंदर है। सर्कल तो सर्कल, स्क्वायर तो स्क्वायर, लेकिन यहां देखो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, खत्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में किसमें वही संबंध है जो इन दोनों में है, जो इन दोनों में है। तो इन दोनों में क्या संबंध है, जी जे, जी जे और क्यू यू। तो जी की कोडिंग होती है 7, जे की होती है 10, क्यू की होती है 17 और यू की होती है 21। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है और यहां +4 हो रहा है, +3 और +4। तो यही रिलेशन और किस में है ये देखिए। तो बी और सी में तो +3 नहीं हो रहा, +1 हो रहा है। ए और बी में भी भैया +3 नहीं हो रहा, ठीक है। डी और एच में, डी की कोडिंग 4, यहाँ एच, इन दोनों में +4 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है ना। पहले +3 होना चाहिए फिर +4 होना चाहिए, यहाँ पहले ही +4 हो रहा है, गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ये चेक कर लीजिए। ए की कोडिंग 3 और डी की 4, डी की 4, ए की कोडिंग 1 और डी की 4, कितना हो रहा है +3। एस की कोडिंग होती है 19, डब्ल्यू की होती है 23, तो कितना हो रहा है +4। तो भैया +3 और +4 ही तो चाहिए था, एक ही ऑप्शन में है आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की समझ में आ रही है बात है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, बताना कि भाई यहाँ पर यूपीपीसीएस के क्वांटम रीजनिंग के सभी सेट डले हुए हैं, 2023 का, 22, ऐसे ही 21, 19, 20, 18, 17 का भी आएगा, ठीक है। हाँ जी, एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि अगला टर्म क्या आएगा। क्या कहा गया है, लिखो भाई इसको यहाँ पर, 5 16 51 158, यही तो है बेटा। 5 से 16 कैसे आ सकता है, आप कहेंगे सर गुणा 3 कर दीजिए और +1 कर दीजिए। गुणा 3 और +1, 5 से 15 और 1 16, 16 से 48 कैसे आ सकता है।
सर गुणा 3 कर दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए, 16 3 48 और 3 51। इससे ये कैसे आ सकता है, गुणा 3 प्लस 5। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि सर गुणा 3 तो हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 यहां भी हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 यहां भी हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 यहां पर भी हो रहा है, हाँ या ना। तो आगे भी मल्टीप्लाई 3 होगा, ये बात तो समझ में आ गई कि सर आगे भी मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है सर। लेकिन अब प्लस कितना हो रहा है, +1 3 5, देन प्लस कितना होगा, 7 होगा। तो यहां जो भी आएगा क्या आएगा, 158 में +3 करिए प्लस का 7 करिए, वही आंसर आएगा। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समय को बचाइए। 3 8 24, 24 का कितना 4, और 4 और 7 कितना होगा 11 होगा, और 11 का पीछे 1 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, 481 हो गया। बताइए 481 हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्या किया यूनिट, 3 8 24 का 4 आएगा पीछे, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 आएगा पीछे, 11 का मतलब एक, एक ही ऑप्शन में है, अदरवाइज ऑप्शन में अगर 2 जगह होता तो गुणा कर लेते आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखो बेटा। हाँ जी, इसमें आपको बताना है एक कौन सा एक अन्य से भिन्न है, भिन्न अपोजिट अलग है, ठीक है। DFH, तो डी की कोडिंग क्या होती है, आप कहेंगे सर डी की कोडिंग होती है 4, एफ की होती है 6 और 8, तो +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है सर। के की होती है 11, इसकी तो एम की 13 और ओ की 15, +2 हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। आर की 18, टी की 20 और वाई की 22, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। यहाँ देखो टी की 20, डब्ल्यू की 23 और जेड की 26, यहाँ +3 हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है +3। तो जब सब में +2 हो रहा है तो ये कौन सा इसको स्पेशल है जिसमें आप लोग +3 करोगे, यानी कि ये सबसे अलग है भाई, है ना। बाकी सब में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपस में +3 हो रहा है, तो ये अलग हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है तो उस महीने के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 5 डे बिफोर 26, यानी 26 में से 5 माइनस कर दीजिए, 21 तारीख को पूछ रहा होगा, 21 को पूछ रहा होगा। तो मुझे बताइए चौथा दिन मतलब 4th तारीख को, 4th को अगर सैटरडे है तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है आपसे, है ना। 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है बेटा कि अगर किसी भी डेट में 7 या उसका मल्टीपल जोड़ू, मतलब सप्ताह या सप्ताह का मल्टीपल, 7 दिन 14 दिन 21 दिन जोड़ने से दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 सप्ताह जोड़ दूं तो 18 तारीख को भी सैटरडे होगा बेटा, 18 तारीख को भी सैटरडे होगा। जब 18 को सैटरडे है तो 19 20 21 सैटरडे के बाद संडे मंडे और ट्यूसडे, तो भैया 21 तारीख को क्या आएगा आप बताइए मुझे। आप कहेंगे सर ट्यूसडे आ जाएगा, यानी कि मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर, हाँ या ना। बोलो जी, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया सीरीज थी भाई, है ना। अगर आप लोग 2017 का प्रीवियस ईयर लगा के गए थे 2018 में तो इसको पकड़ लिया होगा आपने, अगर नहीं लगा के गए थे तो बेटा गड़बड़ हो गई होगी, हो सकता है छोड़ के भी आना पड़े, है ना। चलिए, तो क्यों सर, यही होता है प्रीवियस ईयर्स की ताकत, प्रैक्टिस सेट लगाने की ताकत, कि 2017 में भी यही पैटर्न पूछा गया था और 2018 में पूछ लिया गया, है ना। तो इसलिए कहता हूं कि प्रीवियस ईयर जो लगवा रहा हूं उसे रेगुलर लगाइए, काम आता है आपको, ठीक है। कैसे, 2017 का पेपर देखोगे वहां दिया था JFMAM और आगे 3 खाली जगह दी थी। अब बच्चा इसमें कोडिंग रखने लगा, पता नहीं क्या क्या रखने लगा, ये 2017 में आया प्रश्न था, 17 में कराऊंगा तो मालूम पड़ेगा। अब कोडिंग वगैरह रखने लगा, अब भाई लगा ही नहीं कोई लॉजिक, देखिए हालांकि छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। तो क्या था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो आगे जून जुलाई और अगस्त, ये आएगा इसका आंसर। महीने के नेम का फर्स्ट लेटर लिखा था 2017 में। अगर ये लॉजिक आपको उस समय रिवीजन कर लिया तो यहां भी देखिए
मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो एफ एस एस आंसर आ जाएगा, एफ एस एस आंसर आ जाएगा। ये 2017 में आया हुआ था, ये 2018 में पूछ लिया गया। बताइए क्या चीज नहीं थी इसमें, समझ में आया? तो डेज नेम का फर्स्ट लेटर पूछ लिया गया, क्या है ना, डेज नेम का फर्स्ट लेटर, डेज नेम का फर्स्ट लेटर पूछ लिया गया बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों में क्या संबंध है? अरे भाई, अगर दो अमेरिकी जा रहे हैं, अमेरिकी जा रहे हैं, एक ये प्लस मान लो, दूसरा प्लस मान लो, ठीक है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब अगर एक ये वाला बंदा है, इसके बेटे का, इसका बेटा जो भी होगा उसका पिता है, ये पिता है मतलब मेल होगा। अब इसके बेटे का पिता कब हो सकता है? जब ये इसकी मां हो। तो दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी होंगे, पति और पत्नी होंगे, तभी तो एक दूसरे के बेटे का पिता होगा, मतलब एक दूसरे के, इसके बेटे का पिता ये होगा, पति पत्नी, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर इन बिटवीन √481 एंड √3249? ओके, 3249। चलिए, तो √841 और √3249 के बीच में कितने आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होंगी? तो √489 का मतलब क्या होता है? 849 41 सॉरी, इसका मतलब होता है ये 29 का स्क्वायर रूट होता है, 29 का स्क्वायर होता है बेटा। और मैं बात करूं इधर 32 49 की, तो वैसे तो याद नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली तरीका क्या है? 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7, और ये 6 का 36 ज्यादा हो रहा है, 5 का 30 ज्यादा है, तो 5 आएगा, 57 का स्क्वायर होगा। ये डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा इसी तरीके से, चिंता मत करिए, 1 सेकंड में आप लोग निकाल पाओगे। तो 29 और 57 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 29 और 57 को मिलाकर कितनी संख्याएं हैं आपको ये पता होनी चाहिए। पहले पहले देखो, मेरे पास जो तरीका है निकालने का वो क्या है, 29 से लेकर 57 तक अगर कहीं भी कोई भी संख्या लिखी है, समझिए, अगर आपको संख्या निकालनी है बेटा, एन नंबर्स किसी भी ड्यूरेशन में संख्या निकालनी है आपको, अगर वो क्रमागत रूप से लिखी हुई है तो कुछ भी नहीं करना होता, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1 कर दीजिए, जितनी संख्याएं होंगी 29 से लेके 57 तक वो निकल आएंगी। क्रमागत रूप से लिखी होनी चाहिए, आवाजी संख्याओं पर काम नहीं करता। तो 29 से 57 क्रमागत मतलब 29 30 31 1 2 31 32 33 34, है ना, ऐसे। लेकिन अगर सर अंतर हो बराबर, लेकिन बराबर का हो, जैसे कि 29 35, 6 का अंतर हो 41, तो अगर अंतर है लेकिन बराबर का है तो यहां अंतर का भाग दे देते हैं बस। लेकिन यहां तो अंतर 1 का है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। तो कितना है लास्ट नंबर? 57 माइनस 29 प्लस का 1, कितने नंबर निकल के आए? तो आप कहोगे सर ये 30 मान लो आप, 57 में से 30 गया, कितना बचेगा? 57 में से अगर 30 जाएगा तो बचेगा 27, 27 और एक 28, हमने एक ज्यादा घटा दिया है तो 29 बचेगा टोटल। कितना बचेगा? 29, है ना? कितना बचेगा? 29 बचेगा, हाँ या ना? ठीक है सर। लेकिन सर ये 29 जो निकल के आया ना, वो यहां से लेके यहां तक की सभी संख्याएं हैं, इसका मतलब इसमें 29 और 57 भी ऐड हो गया। लेकिन हमसे पूछा था बीच की, इनके बीच की संख्याएं, मतलब इन दोनों को काउंट नहीं करना। तो भैया ये दो संख्याएं एक्स्ट्रा काउंट हुई हैं, इन्हें आप माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, हमें ये दो काउंट नहीं करनी थी, इनके बीच की पूछा गया है, तो माइनस कर दोगे 27 आंसर आ जाएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? बोलो भाई हाँ या ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों वाला सवाल दे दिया था, एक्स रेशियो वाई पूछा है, एक्स प्लस वाई का 20%, 20% क्या होता है? एक्स प्लस वाई का 20% मतलब होता है 1/5, 20/100 करोगे ना तो ये क्या होता है? 1/5। इसी तरीके से इधर दिया गया है एक्स माइनस वाई का 50% मतलब आधा होता है, कितना होता है? आधा होता है, आधा। सॉल्व कर ले बेटा, आ गया आंसर। कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का 2y, 5 का गुणा करोगे तो 5x माइनस का 5y,
एक्स इधर जाएगा, 5x में 2x घटेगा, 3x बचेगा, बराबर 5 इधर 5y इधर आएगा, जुड़ जाएगा, 7y हो जाएगा। तो x बटा y कितना आ जाएगा, 7/3। यही इसका आंसर होगा, 7:3। 7:3 हो गया। हाँ जी, बताइए मुझे समझ आया कि नहीं आया, बताओ मुझे एक बार, बताओ बेटा एक बार। नेक्स्ट, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत आसान ट्री मेथड आना चाहिए बेटा आपको। ट्री मेथड क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 इसको सॉल्व करोगे, 12.5 मतलब 25/2, परसेंट का मतलब 1/100। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/8। अब मैंने सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो ये फ्रैक्शन कीज होती है, जब परसेंटेज टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो 1/8। अब 2 साल के लिए बोला गया है, तो इस 8 का क्या करो, स्क्वायर। 3 साल के लिए बोलता तो क्यूब करते, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो प्रिंसिपल मान लो आप 64, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब इस 64 को, प्रिंसिपल को पहले 1/8 की रेट से ब्याज लगा होगा, तो 1/8 कितना होगा इसका, 8 रुपया। दूसरी साल भी 1/8 की रेट से ब्याज लगा होगा, तो 8 रुपया होगा। लेकिन पहले साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, क्योंकि केवल प्रिंसिपल पर लगता है। लेकिन दूसरी साल पर साधारण ब्याज तो 8 रुपया हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, इस 1/8 की रेट से कितना, 1 रुपया। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 8 रुपया, 8 और 8 16 और 1 17 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 17 रुपए। इस 17 का मान दे रहा है आपको, कितना दे रहा है बेटा, 340 दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 340। तो एक का मान कितना हो जाएगा बेटा, 20। पूछा क्या गया है आपसे, सेम पीरियड के लिए साधारण ब्याज। तो अगर केवल साधारण की बात करता तो ये 8 रुपए और ये 8 रुपए हर साल बराबर होता है, 16 रुपए होता। 1 रुपया तो ब्याज पे ब्याज लगा ना कंपाउंड वाला। साधारण ब्याज कितने रुपए है, 16 रुपए है। तो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा 16 रुपए, एक का मतलब है 20, तो 16 का मतलब होगा 320। 320। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, नेक्स्ट। ये बहुत प्यारा और आसान प्रश्न था कि दिए गए वृत्त का एरिया दे रहा है 36 पाई, इसको 6 बराबर भागों में बांटा, तो चाप पी क्यू की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है, इतने इतने हिस्से की, इतने हिस्से की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो पहले यहां से एरिया दे रहा है। एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे रहा है, 36 पाई दे रहा है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और कितना दे रहा है, 36 पाई दे रहा है। पाई से पाई खत्म हो गया, आर बराबर रूट का 36, और आर बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्यों सर, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रेडियस आ गई 6। रेडियस आ गई 6। अब मुझे बताओ एक बात, पूरी परिधि निकालता हूं मैं, अगर ये पूरी परिधि गोला, तो आती है 2πr, 2πr। लेकिन इसका छठवां हिस्सा निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि 6 बराबर भागों में बांटा गया है। केवल छठवां हिस्सा देखो, 1 2 3 4 5, छठवां हिस्सा, छठवां हिस्सा निकाल रहा हूं, 6 का भाग दे दूंगा, है ना, निकाल दो इतना। अभी पी क्यू की लंबाई आ जाएगी, चाप पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। तो 2/6 होगा 3, पाई इंटू आर कितनी है बेटा, 6/3, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो कितनी आ जाएगी, 2π आ जाएगी बेटा, 2π। आंसर कहाँ है भाई, ये रहा। समझ में आया, आसान प्रश्न था बेटा, बहुत आसान था। एरिया से हमने रेडियस निकाल दी। अब पूरा आपका पेरीमीटर यानी कि सर्क्यूमफ्रेंस परिधि होता है आपका 2πr, लेकिन पूरी नहीं निकालनी, क्योंकि इसका 1/6 हिस्सा निकालना है, 1/6 हिस्सा निकालना है। तो मैंने 6 का भाग दे दिया, सॉल्व कर दिया, तो 2π आ गया आपका। नेक्स्ट। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया सवाल था, आसान था, बढ़िया भी था, थोड़ा समझने वाला था, मैथ की थोड़ी जानकारी रखने वालों के लिए था। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, कि एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 है, ठीक है, ये मैथ की थोड़ी जानकारी रखने वाले बच्चों के लिए था, कि एक समकोण त्रिभुज है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है बेटा,
हाँ जी, एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया बेटा यहाँ पर, है ना। अब इसमें आप मुझे बताइए, इसमें क्या बोला गया है, जिसका कर्ण 25 है, मतलब हाइपोटीनस 25 है, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, और इसकी जो भुजाएं हैं वो 3 और 4 में है, अनुपात में है। तो आपको कल की क्लास में भी, हर एक क्लास में आपको ट्रिपलेट का काम पड़ता है ना, और हर क्लास में आपको ट्रिपलेट के बारे में बताता हूं कि ट्रिपलेट क्या होती है बेटा, कि 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर का योगफल बराबर होगा इसके स्क्वायर के, है ना। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि इसका स्क्वायर करूं इसका स्क्वायर करूं बराबर होगा इसके स्क्वायर के। तो यहाँ ये 25 दे रहा है एक्चुअल वैल्यू, तो 3, 4 और 5 अनुपात में ये भुजाएं होंगी, 3, 4, 5 अनुपात में। तो 5 की वैल्यू ऑलरेडी 25 दे रहा है, मतलब 5 गुना कर रहा है। तो ये भी 5 गुना हो जाएगा 15, और ये भी 5 गुना हो जाएगा 20। तो ये 15 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 20। जिन लोगों को जानकारी नहीं है ट्रिपलेट के बारे में, वो कैसे निकालोगे भैया, कि ये दे रहा है 3 और ये 4, अनुपात में दे रहा है 3x और 4x, ये 25। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि हाइपोटीनस का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। सॉल्व करेगा बेटा तो 625 बराबर 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 16x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? 16 और 9 25x स्क्वायर हो गया, ये 25x स्क्वायर बराबर 625। सॉल्व करेगा बेटा 25 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो x का मान आएगा √25, मतलब x का मान आएगा 5। तो ये 5x था, 5 का गुणा होगा 15 हो जाएगी, ये 5 चौके 20 हो जाएगी। क्या इतना करने में टाइम खराब करोगे अपना? नहीं सर, ट्रिपलेट याद करेंगे। ट्रिपलेट आपको लिखा दी गई है सारी की सारी, 3, 4, 5 और भी बहुत सारी होती है, सब लिखा दी गई है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल तो स्टार्ट होगा भी नहीं अभी, इतना टाइम थोड़ी खराब करोगे। अब बोला गया है कि कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है एक शंकु का, तो इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन बताइए। इस प्रकार निर्मित शंकु का आयतन तो कर्ण के परितः कराया जाएगा। पहले ये बताओ ये कितनी होती है, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हाइट है, परपेंडिकुलर इस पर डाला जाए, अगर कर्ण पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, हाइट होगी, कर्ण पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है? मान लो मैंने ये हाइट डाल दी, तो ये क्या होती है? आप कहोगे सर ये होती है हाइट, मान लो क्या होती है बेटा, तो इन दोनों का गुणा 15 गुणा 20 बटा ये 25, है ना। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में कि अगर बेटा आपका ये हाइट है ना, ये आपका है ए, ये है बी और ये पूरा सी दे रहा है, तो आपका जो हाइट है वो बराबर होता है ए गुणा बी बटे सी के। ये रिजल्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं बेटा, तो ये पता होना चाहिए कि ये हाइट है इन दोनों की गुणा बटे सी के बराबर होती है, ठीक है। यहां से ये निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 20 से 15 गुणा करोगे 300 बटे 25, भाग करोगे कितना आएगा? 12। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। अब इसके परितः घुमाओ, काम पड़ेगा इसका देखना। अब इसके परितः अगर मैं घुमाऊंगा इसके कर्ण के, तो कैसे बनेगा? आप देखो ऐसे करके शंकु बन जाएगा। इसका बेस ये बनेगा, हाइट हो जाएगी ये, अब ये पूरा 25 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12.5 हो जाएगी, इसकी आधी 12.5 हो जाएगी, रेडियस 12.5 हो जाएगी। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। 12.5 मतलब 25/2, आधी हो जाएगी 25 की। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? अगर एक शंकु की बात करूं तो वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है? 25/2, 12.5, 25/2, 25/2 और इंटू एच कितना है बेटा? एच कितना है? 12। एच है 12, यहां लिख लो, बेटा। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर है 25/2 और स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया, और इंटू एच कितनी है बेटा? 12।
सॉल्व करो, 3 दूनी 6 दूनी 12 से 12 कट गया, 625 पाई आ गया। तो वॉल्यूम आ गया 625 पाई। लेकिन बेटा ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा होगा, रीजन क्या है, केवल शंकु का वॉल्यूम नहीं पूछा, डबल कौन पूछा, डबल डबल करना है इसका, द्विशंकु। तो इसका जब डबल करोगे 625 का, क्या करोगे डबल, तो 1250 आएगा, 1250 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका इसका वॉल्यूम। हाँ या ना, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा समझ मैथ की जानकारी रखने वाले लोगों के लिए था, क्योंकि ये रिजल्ट आपको जब भी पता होगा थोड़ा बहुत मैथ पढ़े हो, है ना, कि ये 15 × 20 हाइपोटीनस, इस तरह से सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें तुम बेसिकली सॉल्व करोगे बहुत समय के बाद होगे। ऐसी कंडीशन में क्या किया करिए कि दो वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है केवल यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर दिया करो। अगर x और y की वैल्यू मैं एक मान लूंगा, अगर मैंने मान लिया कि x बराबर है y के और बराबर है 1 के, तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x y 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1 कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, है ना, है कि नहीं, 2 आ जाएगा। यहां भी देखो रख दो, सेटिस्फाई कर गया ना, यहां भी रख दो, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 × 1 प्लस 1, तो आप कहेंगे सर 1 और 1 2/2, कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। हो गया खत्म। वैल्यू पुटिंग मेथड आपको समझना पड़ेगा, तभी आसानी से कर पाओगे। हाँ जी, यहां दे रहा है x/y दे रहा है 1:2, ऐसे लिख लो, x/y दे रहा है 1:2, और y/z दे रहा है, अगर y ये है z यहां लिख दूं, तो y/z दे रहा है 3:5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे डायरेक्ट उल्टा एन ना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिकली समझा देता हूं कि इसके बगल वाली जगह ये घेर देगा, इसके बगल वाली जगह ये घेर देगा, तो गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 5 दूनी 10, सीधा सीधा गुणा कर दिया, है ना, ना कट तो रहा नहीं है कोई। तो हमारे पास डेटा आ गया x का, y का, z का, x y z एक साथ। अब इसमें रख दो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें रख दो बेटा, क्योंकि ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना। तो यहां पूछा है 5x - 3y प्लस का z, इसमें रख दीजिए, तो 5 × 3 - 3 × 6 प्लस का 10, आप कहेंगे कितना आएगा, 15 माइनस का 18 प्लस का 10, 10 और 15 25 में से 18 गया, 7 बचेगा, 7 बचेगा बेटा। तो 7 आ गया, क्योंकि ये रेशियो में था, एक्चुअल डेटा नहीं था। पूछा है पॉसिबल वैल्यू, यानी कि 7 का मल्टीपल ही होगी। तो 7 से 180 भाग जाता है, नहीं, 190 में नहीं, 200 में नहीं, 7 से भाग दोगे 7 दूनी 14, 7 8 56, 156 में, यस सर, 196 में, सॉरी 196 में भाग जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, हाँ जी, ये 2019 के प्रैक्टिस सेट में भी था, 2020 के में भी है, और 2018 में भी पूछा गया है ना। तो इसके अन्य गुणनखंड, और कोई तरीका नहीं है बेटा, इसका भाग देना पड़ता है, भाग दे दीजिए x - 2 का इसमें, ठीक है, और अन्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो x - 2 का भाग देना है बेटा x³ प्लस का 4x² माइनस का 3x माइनस का 18, इसमें भाग दे दीजिए, जो भी निकल के आएगा आंसर वो अन्य मल्टीपल आपके आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं भाग, सबसे पहले देखो x³ बनाना है, x से x³ बनाना है, तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, x² का गुणा कर दोगे, x³ हो गया, इधर भी होगा तो माइनस का 2x² हो गया। अब घटाते हैं, डिवाइड में घटाइए, साइन चेंज हो गया, 4 और 2 6x² माइनस का 3x, हाँ या ना। अब x से 6x² बनाना है, तो x में किसका गुणा करेंगे, 3x का, किसका गुणा करेंगे, 3x का बेटा, 3 दूनी 6, 6x का ही करना पड़ेगा, 6 बनाना है तो 6x का करना पड़ेगा, किसका गुणा करेंगे, 6x का, तो 6x² माइनस का 6 दूनी 12x माइनस प्लस 12 में से 3 गया 9x माइनस का 18, है ना। अब x से 9 बनाना है, 9x, तो 9 का गुणा करोगे, और प्लस का है इसलिए प्लस का 9, तो 9x और माइनस के 2 में करेंगे, 9 दूना 18,
घटाओगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, इससे कट गया, माइनस प्लस से कट गया, कुछ नहीं बचा। तो क्या क्या बचा आपके सामने बच के आया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, ये क्या हो जाएगा, प्लस के 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। तो आप देखो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यही तो हो जाएगा। अरे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये रहा, प्लस का 2ab, तो 2 3 जा 6x, ये हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसे लिख दो x प्लस 3 और x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। अन्य दो गुणनखंड कौन से होंगे, ये रहे, खत्म। बोलो भाई, ठीक है। तो भागने के जो आंसर आया उसके फैक्टर कर लिए, आपका आंसर आ गया। बताइए मुझे समझ आया कि नहीं आया। ये भी बहुत प्यारा सवाल था, आसान था, कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस 1 and 2 एंड द रूट ऑफ इक्वेशन इज द मस्ट बी। ओके, बहुत प्यारा सवाल था। तो मुझे बताइए, आपको जब सिखाया जाता है डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको बताई जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में बनती कैसे है, बनती कैसे है। तो देखो भाई ये कैसे बताई जाती है, ध्यान से देखो। ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल x, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये होता है सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मेन बेस, मेन रिजल्ट। तो भाई डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट करिए बेटा। कैसे, मूल कितने कितने दे रहा है, 1 और 2 ये हैं आपके रूट्स, मूल। तो एक x की जगह क्या मानोगे, सम ऑफ रूट मतलब 2 और 1 3, है ना, 2 और 1 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, प्रोडक्ट करोगे तो 2 एकम 2 आएगा, गुणा करके 2x बराबर 0, ये आ गया। अगर मैं इसका रूट, ये किसके रूट थे, इसके रूट थे बेटा, तो इससे कंपैरिजन करूंगा। अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0, अगर इससे कंपैरिजन करूंगा तो आप बताओ, x से x कंपैरिजन, p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3, p बराबर क्या आएगा, माइनस का 3, और q बराबर क्या आएगा बेटा, q बराबर आएगा प्लस का 2। p एंड q की वैल्यू आ गई, यहां से p और q की वैल्यू आ गई, हाँ या ना, पूछा क्या गया है। तो इसके मूल क्या होंगे, इसमें p और q की वैल्यू रख दीजिए, इसमें p और q की वैल्यू रख दो। तो यहां जब p और q की वैल्यू रखोगे बेटा, इसमें क्यू एक्स स्क्वायर, तो q का मतलब है 2, 2 का 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, माइनस पी एक्स, तो माइनस ये रहा ऑलरेडी, और माइनस यहां पर भी है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, p की जगह रखा जाएगा ये 3x प्लस का 1 बराबर 0, यही तो होगा। अब इसके मूल निकालने हैं, डायरेक्ट निकालने का तरीका सीखिए। 2 का गुणा करिए, एक में 2 एकम 2, तो ऐसी संख्या जो गुणा करके 2 आए और जोड़ घटाने पर 3 आए, क्या आएगी, तो x का मान आएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ऐसी संख्या होंगी 2 और 1, 2 और 1, गुणा करके देखो 2 एकम 2 आ रहा है, 2 एकम 2, जोड़ने पर 2 और 1 3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, 2, तो इस 2 का भाग दे दो इधर भी और इधर भी, ये प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, एक्स के उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 2 से 2 खत्म एक बार, तो क्या बचेगा बेटा, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस का 1/2, यही आपके रूट्स होंगे, यही आपके रूट्स होंगे, सी आंसर। इसे बेसिकली भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों की तरह, है ना। चलिए नेक्स्ट, 20 सवाल हो गए, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बोलो भाई, बताइए मुझे एक बार फटाफट से, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बता दो मुझे एक बार फटाफट से। अगर आ रही हैं तो आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पर सभी आपके प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, जाके देख सकते हो, 2023 से लेके 2023 22 की सबके मिल जाएंगे आपको। तो एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर
5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। अगर वह 10% का डिस्काउंट देता तो लाभ 25 रुपए कम हो जाता। तो ये 25 रुपए का लाभ कम क्यों हुआ है? क्योंकि उसने डिस्काउंट को 5 से 10 कर दिया। 5% डिस्काउंट बढ़ाने की वजह से उसका नुकसान हो गया। 5% इधर छूट में कम किया तो उसका नुकसान हो गया 25 रुपए का, प्रॉफिट कम हुआ। तो यानी कि 5% बराबर 25 है। और डिस्काउंट किस पर देता है? एमआरपी पर। तो ये एमआरपी का बेस है। और हमसे पूछा भी क्या है? एमआरपी। तो एमआरपी टोटल अपने आप में होगी 100%। देन 5% बराबर 25। तो बेटा 20 का गुणा इधर करो, 20 पंजे 100% बराबर 20 का गुणा इधर भी करेंगे, 500 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? तो 100% यानी कि एमआरपी बराबर आ जाएगा 100%, 500 रुपए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 45% नंबर की जरूरत थी बेटा, 45% नंबर की जरूरत थी, और वह 50 अंक प्राप्त करता है, 4 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? देखो भाई, पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी? 45% की। अगर उसके 45% नंबर आ जाते, 45% नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता, हाँ या ना? ठीक है सर। यहां बोला गया है उसके नंबर आए हैं 50, 4 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 4 नंबर और आ जाते, अगर 4 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। 50 तो आए हैं, 4 और आ जाते यानी 54 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। इधर कह रहा है 45 आते तो पास हो जाता परसेंट में, इधर कह रहा है 54 आते तो पास हो जाता। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? अधिकतम मार्क्स जो होते हैं 100%। तो 45% का मतलब 54 है। 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। अब टोटल होता है 100% अपने आप में। तो 20 का गुणा यहां करोगे, 20 का गुणा यहां करोगे, तो 100% बराबर 100% बराबर 120 नंबर बेटा इसके मैक्सिमम थे। 120 नंबर इसके मैक्सिमम पेपर था, 120 नंबर का, राइट? हाँ जी बताइए, समझ आया? नेक्स्ट। हाँ, वो टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सा प्रश्न है कि 10 औरत 7 दिन में एक काम पूरा करती हैं, 10 बच्चे 14 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो क्षमता तो दिख रही है साफ साफ कि भाई 10 औरतें हैं, 10 बच्चे हैं, यानी कि औरत और बच्चे बराबर हैं, है ना? तो ये 7 दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, औरतें 7 दिन में कर रही हैं, बच्चे 14 दिन में, यानी कि औरत की क्षमता दुगनी होगी बच्चे से। औरत की क्षमता बच्चे से दुगनी होगी, चिल्ड्रन से। तभी तो 7 दिन में कर दे रही है काम, ठीक है। ठीक है सर। पूछा क्या है? तो 5 औरतें और 10 दिन में, 10 बच्चे कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो काम पूरा करने के लिए देखो 5 औरतों को लगाया गया काम पे, 10 बच्चे उसे 14 दिन में करते हैं, 14 दिन में, और 5 औरतों को लगाया जाएगा तो 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं, 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं। जैसे डायरेक्टली बात सवाल था, तो 5 औरतों को लगाया जाएगा, वो भी 14 दिन में करेंगी। तो औरतें भी 14 दिन में करेंगी, बच्चे भी 14 दिन में करेंगे, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 दिन में खत्म कर देंगे। आंसर। वैसे तो ओरली वाला सवाल था, ओरली करने वाला, लेकिन फिर भी डिटेल में समझ लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए और बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ चुका है वो समझ गया होगा क्या किया, ठीक है। चलो देखो, 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में करती हैं, 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में करती हैं। इसी तरीके से 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में करते हैं। ये होता है टोटल काम। इधर भी बराबर करिए, इधर भी बराबर करिए, टोटल काम। 10 से 10 खत्म, 7 से 2 बार, तो W/2 और C/1, ये तो आ गया क्षमता बेटा। टोटल काम निकालने के लिए चाहे औरत की क्षमता को यहां रख दीजिए, चाहे बच्चे की क्षमता को यहां रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, बराबर आएगा, हाँ या ना? तो औरत की क्षमता को यहां रखूंगा 10, वुमेन मतलब 2, और इंटू 7, टोटल वर्क आ जाएगा 10 दूनी 20, 7 140। टाइम पूछा है किसका? किसका? 5 औरत का। तो 5 औरत, एक महिला एक दिन में अगर 2 ईंट लगा रही है तो 5 महिला एक दिन में 10 ईंट लगाएगी, 10 ईंट लगाएगी, बोलो हाँ या ना? प्लस 10 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 1 ईंट लगा रहा है, 10 दिन में 10 ईंट लगाएंगे।
तो ये हो गया 10 और 10 20, 20 से भाग दोगे कितनी बार, 7 बार, तो 7 दिन लगा देंगे बेटा, 7 दिन। यहाँ टाइम में मैंने टाइम में वर्क में भाग क्यों दिया, किसी भी चीज का टाइम निकालना है ना तो पूरे काम में उनकी क्षमता का भाग दे देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत उम्र 23 थी, 5 साल बाद उनके पास एक बच्चा है, अब पूरे परिवार की उम्र कितनी है। तो देखो टोटल उम्र थी जो औरत की और उसके पति की, यानी हस्बैंड की और वाइफ की 23 साल एवरेज थी। तो टोटल कितनी होगी बेटा, दो लोगों की एवरेज थी, दो का गुणा कर दिया, 46 साल होगी हस्बैंड और वाइफ की। 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर इन दोनों की उम्र 10 साल बढ़ गई होगी। कैसे, टोटल में 5 साल पति की बढ़ी होगी, 5 साल पत्नी की बढ़ गई होगी, टोटल मिला के कितनी बढ़ गई होगी, 10 साल बढ़ गई होगी, है ना। तो टोटल मिला के 56 साल हो गई। अब इनका एक बच्चा भी 1 साल का है, 5 साल बाद इनका बच्चा भी 1 साल का है, तो 1 साल बच्चे की बढ़ गई होगी, टोटल उम्र कितनी होगी, 57। अब ये 57 कितने लोगों की हो गई, हस्बैंड की, वाइफ की और उनके बच्चे की, बेबी की, 57। और इनका औसत पूछा है तो 3 लोग हैं, 3 का भाग दोगे अब तो 19 साल आ जाएगा, 19 साल आ जाएगा, खत्म, है ना, आसान था प्रश्न। नेक्स्ट, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, वही सिखाया था अभी मैंने, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13। ये बोल दिया है कि एक्स और वाई जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो 13 कैसे आ सकते हैं ये, यूनिट जैसे 13, 7 का स्क्वायर 49, 36, 13 आएगा। यानी कि अगर x की जगह 7 मान लूं, y की जगह 6 मान लूं, इसका स्क्वायर करेंगे 49, इसका करेंगे 36, कितना आएगा 13। सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। x का मान 7, y का 6, हाँ या ना, x का 7 हो गया, y का 6, यहां रख दीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस का y 6 का स्क्वायर, देन 49 और 6 कितना हो जाएगा, अभी घटाया था 13 आया था, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 85 आ जाएगा, 85 विल बी द करेक्ट आंसर, वैल्यू मान ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये फॉर्मेट 2018 का है, 2019 में भी पूछा गया था समचतुर्भुज से एक सवाल। तो प्रीवियस से फायदा तो बहुत होता है। ये एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी इतनी है, देन इसकी भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो बेटा, समचतुर्भुज के बारे में बात पता होनी चाहिए, क्या क्या पता होनी चाहिए बेटा। ये समचतुर्भुज है आपका एक, इसके डायगोनल, ये डायगोनल हो गए इसके, ठीक है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, ये डायगोनल हो गए। अब समचतुर्भुज के बारे में एक बात पता होनी चाहिए, क्या बेटा आपको, कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब अगर एक डायगोनल 24 है और एक 32 है, तो मैं अगर केवल ये 90 डिग्री पर भी काटते हैं, ये 90 डिग्री पर भी काटते हैं, तो अगर एक पूरा 24 है, अगर ये मान लो पूरा 24 है, तो इसका आधा कितना होगा, 24 का 12 होगा। इस तरह ये पूरा 36 है, तो इसका आधा 18 होगा, है ना। और ये 90 डिग्री पर काटता है, तो इतना हिस्सा जो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। क्योंकि इतना हिस्सा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो है आपके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, समद्विभाजित। तो 24 था तो बेटा 12 हो गया, 18 36 था तो 18 हो गया, और 90 डिग्री पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रिपलेट का काम आएगा 3 4 5, तो कितने गुणा करोगे, 3 4 5, 3 4 5, 32 है, ये 16 आएगा, 32 का आधा 16 आएगा, 32 है ना, 16 आएगा। तो इसका 4 गुना करोगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो अगर एक भुजा 12 है, एक 16 है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी, 20 होगी बेटा। एक बात का ध्यान रखना, ट्रिपलेट को दिमाग में रख लेना बेटा, 2-4 ट्रिपलेट होती है मेन जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, सीख लेना, बार बार काम आएगी, नहीं तो बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने बैठोगे, सवाल बहुत लंबा हो जाता है।
अब आपको पता है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो 20 सेंटीमीटर आई है। अगर पेरीमीटर पूछता तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, 80 हो जाता। 2019 के सेट में पेरीमीटर पूछा गया था। नेक्स्ट, हाँ जी, अर्धगोला 2019 के सेट में भी गोले के बारे में बात करी गई थी। तो सेम प्रीवियस ईयर्स, अगर आप 19 वाले थे और 18 वाले लगा के गए होंगे तो बेटा आप समझ लो नैया पार आपकी एकदम बढ़िया तरीके से। जो बच्चे 19 वाले थे उन्होंने 18 वाला लगाया होगा ना, आधे से ज्यादा पेपर सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आगे एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स को जरूर लगा लेना, बहुत काम आएगा। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, इसका मतलब क्या हो गया? एक अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक शंकु, बना रहा हूं भाई अभी, इसमें 3D शो क्यों नहीं हो रहा? देखो, अर्धगोला कैसा होता है भाई? ठीक है, देखो, तो अर्धगोला होगा ऐसा करके, और शंकु होगा बेटा ऐसे करके गोलाई में, है ना? ये कौन हो गया और ये अर्धगोला। अब वो कह रहा है उसके आधार समान है और उसकी ऊंचाइयां भी समान है। तो एक बात समझने वाली बात है बेटा, ऊंचाइयां भी समान है, तो एक बात समझ में आ गई। अर्धगोला की खासियत क्या होती है कि अगर ये रेडियस है आर, तो इसकी ऊंचाई भी यही होती है आर, क्योंकि दोनों रेडियस होती हैं, तो इसकी ऊंचाई भी आर है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर इसकी ऊंचाई आर है, क्योंकि बोला गया है अगर अर्धगोला और शंकु की ऊंचाई बराबर है, तो अर्धगोले की ऊंचाई तो आर है, तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी आर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ मुझे एक बार। और इसके बेस बराबर है। बेस क्या होते हैं? दोनों के सर्कुलर होते हैं। ये भी सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी सर्कुलर होता है, इसका मतलब इसकी रेडियस भी आर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इसके बेस बराबर होते हैं। इसके बेस भी सर्कुलर होता है, गोला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा फिर, क्योंकि बराबर दे रहा है। तो पूछा क्या गया है? उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात बताइए। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो भैया ये क्या होगी? स्लांट हाइट, यानी एल क्या होगी? एल होती है बेटा, एल होती है बेटा, एल क्या होती है? रूट में हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है आर, प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये भी कितनी है आर। तो एल बराबर एक और एक दो आर स्क्वायर रूट में। तो भैया एल बराबर दो पे तो रूट लगा रह जाएगा, आर से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? रूट 2 आर, रूट 2 आर। पूछा क्या गया है कि इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात। वक्र पृष्ठ क्या क्या होते हैं दोनों के, पता है ना आपको? गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है बेटा कितना? कर्व के सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना होता है? पाई आर एल, पाई आर एल, पाई से पाई खत्म, 2 आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इंटू आर। एल कितना है बेटा? एल भी है रूट 2 आर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, रूट 2 से 2 काटोगे रूट 2 बार कटेगा, अब अनुपात यहां कुछ नहीं बचा, एक बचा, तो रूट 2 अनुपात 1 आ जाएगा। कुछ रिजल्ट से जो आपको मालूम होने चाहिए, अगर ये आपको मालूम नहीं है तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से, ये बहुत प्यारा सवाल था बेटा। आप YouTube पर इसका सॉल्यूशन देखने जाओगे, बहुत सारी जगह गलत करा रखा है, लेकिन आपको बताता हूँ सही क्या है। ठीक है, तो जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इतनी इतनी। कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर की छड़ रखनी है। 14 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर की छड़ रखनी है, और 15 मीटर की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड विच ही कैन पुट इन द रूम, तो भैया ज्यादा से ज्यादा नंबर जिससे वो रूम में रखी जा सके, कितनी रॉड रखी जा सकती हैं? तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे सर? कि मैंने बनाया एक आपका कमरा, एक कमरा बनाया मैंने, बढ़िया सा कमरा बना दिया आप लोगों के लिए, एक सेट कर दिया, मामला बढ़िया एकदम। ठीक है, ये और ये होता है क्यूबोइड यानी कि रूम, ये होता है बेटा क्यूबोइड यानी कि रूम।
इसकी बोला गया है लंबाई दी गई है 12, चौड़ाई 4 और ऊंचाई दी गई है 3। अब मुझे एक चीज बता दो कि कमरे में रॉड रखनी है तो सबसे बड़ी रॉड कितने लंबाई की आ सकती है। आप पहले ये पता करो कि सबसे बड़ी रॉड कितनी लंबाई की आ सकती है। सबसे बड़ी रॉड जो होती है वो होती है डायगोनल। तो इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल सबसे बड़ी रॉड जो होती है कि इस कोई आपके रूम है तो उस कोने से लेके इस कोने तक सबसे बड़ी रॉड आ पाएगी डायगोनल के बराबर, है ना। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं इसका? विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण निकालते हैं रूट में, रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। सबसे बड़ी रॉड देख लो पहले कितनी आ सकती है, तो एल का स्क्वायर बात डायरेक्ट करूंगा 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर यानी कि बेटा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों का स्क्वायर कर दिया, जोड़ोगे तो 169 आएगा, 169 आएगा बेटा। तो सबसे बड़ी रॉड आएगी 13 मीटर की। डायगोनल होता है किसी भी क्यूबॉइड का, किसी भी चौकोर रूम का, क्यूब का या क्यूबॉइड का जो सबसे बड़ा जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, वही सबसे बड़ी रॉड आ सकती है। विकर्ण के अलावा उसमें अंदर जा ही नहीं सकती। विकर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। विकर्ण लंबाई से भी बड़ी होती है, चौड़ाई से ऊंचाई से भी बड़ी हो सकती है। अब विकर्ण 13 मीटर का है, मतलब सबसे बड़ी गैप जो है इस कमरे में 13 मीटर की है। तो लंबाई में 13 मीटर से बड़ी, क्योंकि लंबाई इससे भी कम है तो 13 मीटर से बड़ी नहीं आ सकती रॉड। चौड़ाई में भी 13 मीटर से बड़ी रॉड नहीं आ सकती और ऊंचाई में भी नहीं आ सकती। आएगी तो केवल विकर्ण में आएगी 13 मीटर, और इससे ज्यादा बड़ी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़े विकर्ण जो है 13 मीटर का है। सबसे बड़ी दूरी जो है 13 मीटर की है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसमें 14 मीटर की और 15 मीटर की रॉड तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो गैप है इस मामले में 13 मीटर का है। 13 मीटर से बड़ी रॉड नहीं आ पाएगी। तो एक रॉड तो 13 मीटर की आ जाएगी बेटा विकर्ण के रूप में, क्योंकि डायगोनल है, विकर्ण है सबसे बड़ी रॉड। और एक 12 मीटर की इससे छोटी है वो भी आ जाएगी, है ना। कैसे रखोगे उसे? लंबाई में आ जाएगी। तो इन चारों भुजाओं में तो केवल 2 ही ऐसी हैं जो आ जाएगी, लंबाई है 2 ही रॉड ऐसी हैं जो आ पाएंगी, है ना। इसके अलावा नहीं आएंगी। कहीं जगह यूट्यूब पर जाओगे 4 रॉड का सॉल्यूशन दिया गया है, बट 4 नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी डायगोनल होती है, और डायगोनल से ज्यादा आ ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। इससे छोटी होती 13 से 12 11 10 तो उन्हें रख लेते हैं हम लोग, लेकिन 13 से ज्यादा लंबाई का गैप है ही नहीं इसमें। तो 13 से बड़ी रॉड तो आ ही नहीं सकती बेटा, काट के लाओगे तो कम लंबाई हो जाएगी, है ना। तो बेटा आपकी 12 आ जाएगी लंबाई में, 13 आ जाएगी डायगोनल में, बाकी और तो है ही नहीं रॉड, और तो ना बड़ी रॉड है। इन चारों में से 2 ही रॉड आ सकती हैं, ठीक है। ये बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था कि x1 और x2 का माध्य 7.5 है। तो माध्य क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 7.5 है, यही तो माध्य होता है। तो आप कहेंगे सर x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा? 15.5 आ जाएगा। तो x1 x2 x3 इज 8, वैल्यू ऑफ x3, ठीक है। x1 प्लस x2 x3, इन तीनों का माध्य दे रहा है 8। तो इन तीनों का योग आ जाएगा 8 3 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डायरेक्ट लिख लो 24। अब x1 और x2 की वैल्यू दे रहा है मुझे, मैंने निकाली अभी, कितनी? 15। अगर ये 15 है, टोटल 24 है, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 24 में से 15 जाएगा। आसान था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बढ़िया सवाल था, आसान था वैसे तो। कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य क्रमशः m और m है, तो दोनों में संबंध क्या होगा? तो देखो पहले माध्यिका देखते हैं। माध्यिका, तो भाई माध्यिका पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को लिख लो। कहां से शुरू होती है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा कि 10 है तो 4 इधर की और 4 इधर की छोड़ दो, बाकी की दोनों, यही तो माध्यिका आएगी। माध्यिका दे रहा है m, तो m क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल M। माध्यिका दोनों को जोड़ दो, 11 प्लस 13 बटे 2 कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। माध्यिका आ जाएगी 12, 24 बटे 2। और पूछा क्या? माध्य m है। माध्य क्या होता है कि इन सबको जोड़ दो, कितनी संख्या उसका भाग दे दो। तो एक बात दिमाग में फिट कर लेना अगर टाइम बचाना है तो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो सम है ना वो 129 होता है।
कितना होता है 129 होता है। माध्य निकालना है तो सम बटे 10 संख्या है 12.9 आएगा। तो यहां से मालूम पड़ा जो माध्य है स्मॉल एम है वो बड़ा है कैपिटल एम से। ऐसे नहीं लिखा तो ऐसे लिखा होगा एम छोटा है स्मॉल एम से, है ना। समझ में आ रहा है दोनों फर्क, यहां से समझ में आया। जो मीन है बेटा वो छोटी है एम से, राइट। तो आप कहेंगे सर माध्य बड़ा होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे 129 आएगा, इनका सम कितना आएगा 129 आएगा, जोड़ना। नेक्स्ट बहुलक यानी कि मोड। बहुलक यानी जिस संख्या की बारंबारता रिपीटेशन ज्यादा हो वो बहुलक होता है। पढ़ो 0 1 6 7 2 3 7 7 2 6 6 7 5। 7 दिख रहा है देखो सबसे ज्यादा बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो 7 ही आंसर हो गया। जो ज्यादा रिपीट होगा वही आपका बहुलक होगा। नेक्स्ट ये सवाल बेटा 2 बार पूछा जा चुका है, सेम सवाल, सेम, कोई डेटा चेंज नहीं है, सेम सवाल है कि पाई चार्ट में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है। तो पाई चार्ट बनाओगे, जब आप पाई चार्ट बनाने जाते हो बेटा तो ऐसे बनता है। मान लो ये ऐसे बनाया आपने, है ना, ऐसे बना दिया मान लो। विभिन्न मद होते हैं इसके अंदर लिखे जाते हैं। अब इनका डायरेक्ट अनुपात किसके समानुपाती होता है, तो इसके एंगल के समानुपाती होता है, एंगल। क्योंकि एंगल बड़ा कर दूंगा अगर मैं, मान लो यहां से मैंने उठाया और एंगल को बड़ा कर दिया इतना, तो यानी कि मद जो खर्चा होगा या जो व्यवस्था यहाँ लिखी गई होगी, है ना, वैल्यूज होंगे, आइटम होंगे, आइटम की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। एंगल को छोटा कर दूं, मान लो यहां से यहां तक कर दूं केवल, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू, एंगल छोटा करते ही वैल्यू, आइटम की वैल्यू भी कम हो गई होगी, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ स्लाइस, यानी कि उस पार्ट का एंगल, है ना, अंशों के कोणों के समानुपाती होता है। ये लिखा चुका हूं पहले भी। 3 का जो संबंध 11 से है वो 7 का किससे है, तो 3 से 11 लाना है, जैसे आया है वैसे ही 7 से क्या आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 2, 3 का 11 से है ना, 3 का 11 से है, वह 7 का किससे होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 49 प्लस का 2 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 51। 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, आसान था। हाँ जी, इस कोड में क्या कह रहा है, तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 1 5, 3 और 2 5 लिख दिया, 4 और 2 6 और 3 और 4 7। अच्छा घुमा दिया, देखो क्या किया गया है। एक बात देखो, 4 और 2 जो पहले जोड़ करके आया है वो बाद में लिखा है, बाद में जोड़ करके आया है वो पहले लिखा है। 5 और 3 8 बाद में, 3 और 1 4 5 पहले, 4 और 1 5 ये बाद में, ये पहले। तो 3 और 3 6 ये बाद में लिखा जाएगा, और 2 और 2 4 ये पहले लिखा जाएगा, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री कहती है उसके भाई के पिता, उसके मतलब एक पुरुष है उसको अपने पति से परिचय करा रही है, पुरुष है भैया, इसको कह रही है एक महिला कि ये जो बंदा है ना इसका भाई, ये पुरुष मान लिया जिसका परिचय करा रही है, उसके भाई ये रहे के पिता, इसके पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। उसके भाई के पिता, भाई के पिता जो है ना, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई के पिता, मतलब इसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे बाबा के मतलब इसके बाबा के इकलौते पुत्र हैं, ये इकलौते पुत्र हैं बेटा। यह स्त्री इससे कैसे संबंधित है आपसे पूछा गया है। अरे भाई तो एक चीज बता दो छोटी सी, क्या बोला है दोबारा समझो इसको, क्या बोला है, ये मां लिखा है, पहले तो मां कर लेना है इसको, कि एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, मान लो मैं वो पुरुष हूं, मुझसे अब अपने पति से वो परिचय करा रही मेरा, कि उसके भाई मतलब मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पापा, उस पुरुष के पापा, उस पुरुष के पापा, है ना, मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब मेरे जो पापा हैं उस लड़की के बाबा के पुत्र हैं, है ना। तो वो लड़की मेरी कौन हुई, मेरी बेटी होगी,
या भतीजी होगी, है ना। तो यहाँ पुत्री का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो पूछा क्या है, वह स्त्री इस महिला से किस तरह से संबंधित है। स्त्री, वह स्त्री इस महिला से किस तरह से संबंधित है, स्त्री के बारे में पूछा गया है। देखो ध्यान से, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, ये पुरुष है, पति से परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरे बाबा के, मतलब अगर मेरे बाबा, मेरी लड़की है, ये स्त्री है, ये स्त्री मेरे बाबा के, उसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, यहां पर आएगी स्त्री, तभी तो इसके भाई के पिता इस स्त्री के बाबा के इकलौते पुत्र हैं भाई। हाँ जी, ये इकलौते पुत्र हैं। तो यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, तो इसका भैया भाई होगा। ये जिस पुरुष का इंट्रोडक्शन करा रही है, जिस पुरुष का इंट्रोडक्शन करा रही है वो उसकी बहन होगी। स्त्री किस तरह संबंधित है, बहन होगी उसकी, खत्म। स्त्री कौन होगी, बहन होगी, सिस्टर होगी बेटा, राइट। समझ आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बढ़िया सवाल था। कि मान लो इस पुरुष का संबंध, इस पुरुष का परिचय करा रही है वो, तो वो कह रही है कि इस पुरुष के भाई के पिता, जो महिला है मेरे, मतलब बोल रही है मेरे बाबा के इकलौते पुत्र है, मेरे बाबा के इकलौते पुत्र, यानी इसके भी पिता होंगे वो, मेरे उस स्त्री के बाबा के इकलौते पुत्र उस स्त्री के भी पिता होंगे और इसके भी पिता है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। और यही पूछा गया है कि वह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, बहन होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, 6 चौक 24, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 6 का, देखो 3 का गुणा किया गया है, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 3 का गुणा किया गया है बेटा, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 3 का गुणा किया गया है बेटा, 9 6 तिया 18, 9 तिया 27, ऐसे यहां करेंगे। 7 गुणा 6 की बात करेंगे तो 7 तिया 21 और 6 तिया 18, ठीक है, 18 21, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अभी तो क्वेश्चन है, करिए बेटा। बहुत ही आसान सा बेसिक नंबर का प्रश्न था। तो यहां देखते ही चीज बन रही है, दिख ही नहीं रहा, देखते ही क्या बन रही है, कितना लिखा है ये, 56, ये 25 लिखा हुआ है, 25। जो 25 और 31 कितना आएगा, 25 और 31 कितना आएगा, 56 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ा गया है, आधा कर दिया गया है, 28 आ गया। ऐसे ही देखो, इन दोनों को जोड़ा गया है और आधा कर दिया गया है, 22 आ गया। इन दोनों को जोड़ा गया है ना, इन दोनों को जोड़ा गया, ये कितना 36 है। 36 और 32 को जोड़ोगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 36 और 32 को जोड़ोगे, 36 है ना ये, हाँ, जोड़ोगे 68 का आधा 34 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो बेटा, तो 24 और 32 को जोड़ोगे और आधा कर दोगे तो 30 40 50, 54 56 बटे 2, कितना आ जाएगा बेटा, आधा करोगे तो 28 आ जाएगा। ये भी जोड़ के आधा कर दिया गया है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, ठीक है। लास्ट में बहुत प्यारा सवाल है, उसको भी गलत यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको गलत करा दिया गया है। टेबल इज रिटन एज इतना, ठीक है, हाँ जी। तो देखो कुछ भी नहीं किया गया, टेबल को रिटर्न किया गया है इसमें। तो टी की कोडिंग होती है 20, यहां लिख लो टेबल, टेबल TABLE, इसकी कोडिंग होती है 20 1 2 12 और 5। यू की लिखो UCEPJ, यू की कितनी होती है बेटा, आप कहेंगे सर 21, 3 5 16 और कितना आएगा 10। तो आप कहेंगे सर कितना प्लस किया, +1 +2 +3 +4 और +5, है ना, ऐसे ही तो प्लस किया गया है, यही तो लॉजिक है। तो कर दो, अब डायरेक्ट करिए। तो चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड से लिखा जाएगा, तो सी में +1 करोगे डी आएगा, डी आएगा तो ये गलत, ये गलत। एच में +2 करोगे तो 8 होती है एच की कोडिंग, 2 करोगे तो कितना आएगा, जे आएगा, तो डी के बाद जे आएगा, एक ही ऑप्शन में है, खत्म। समय नहीं बर्बाद करना, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा ये, कि 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं और सभी सबसे एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथों की संख्या कितनी होगी, संभावित हाथों की संख्या। देखो हाथ मिलाने वाला सवाल आता है ना, एक रिजल्ट होता है, वैसे मैं बेसिकली भी बता दूंगा। इतनी बार हाथ मिले होंगे, संभावित हाथ मिलाने की संख्या, हाथों की नहीं,
हाथ मिलाने की संख्या, इतनी बार मिले होंगे। तो कितने लोग थे बेटा? 8। 8 में से गया 7 बटे 2। आप कहेंगे 2 से 4 बार, 4 7 28, 28 बार हाथ मिले होंगे। 28 बार हाथ मिले होंगे। ये हाथ मिलाने के लिए काम आता है बेटा, दिमाग में रख लो, हाथ मिलाने के लिए। n(n-1 बटे 2)। अच्छा सर बेसिक बताओ थोड़ा सा, अगर ये भूल गए एग्जाम में तो मुझे बताओ। 8 लोग होंगे, मुझे बस एक चीज बता दो, 8 लोग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब पहले व्यक्ति ने जब सबसे हाथ मिलाया होगा, पहले व्यक्ति ने कितने लोगों से हाथ मिलाया होगा? 7 लोगों से हाथ मिलाया होगा, है ना। पहले व्यक्ति ने 7 लोगों से हाथ मिलाया होगा, ठीक है, प्लस अब दूसरा व्यक्ति जो हाथ मिलाएगा वो 1 2 3 4 5 6 लोगों से ही तो मिलाएगा, क्योंकि इससे तो मिल चुके। जब इसने इससे मिलाया तो इसका भी तो इससे मिल चुके ना, अलग अलग थोड़ी ना मिलाएगा। तो इससे कैंसिल, 6 लोगों से मिलाया होगा। इसी तरीके से अब जब ये वाला व्यक्ति मिलाएगा तो अगले 5 लोगों से मिलाएगा, क्योंकि इसके इन दोनों से तो मिल चुके, क्योंकि हाथ एक और मिलाने पर 2 लोगों के आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। 5 लोगों से ये मिलाएगा, कितने लोगों से? 1 2 3 4 5। ऐसे ही जब ये मिलाएगा तो 4 लोगों से मिलाएगा, ये मिलाएगा तो 3 लोगों से मिलाएगा, ये 2 लोगों से, और ये 1 लोग से। इन सबको जोड़ोगे तो 28 ही आएगा। 28 बार हाथ मिले होंगे। कितनी बार? 7 6 13 5 18 4 22 और 6 28 बार, राइट। तो ये सवाल आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो अभी छोटी संख्या थी इसलिए जोड़ दिया। 8 मित्र, और वैसे कोई बड़ी बात नहीं करनी। 8 मित्र हैं तो आपको क्या करना है बेटा? 8 मित्र हैं तो आपको क्या करना है? n(n-1 बटे 2) लिख देना है, ठीक है। बताइए, ठीक है जी, बताओ मुझे एक बार। या एक तरीका और अपना सकते हो, आपको ये तो पता ही होगा ना, सभी संख्याओं का योगफल कितना होता है? n(n+1 बटे 2)। तो अगर यहां मान लो 100 मित्र होते, 100, तो 100 में से एक कम करो, कितना आएगा? 99। तो 99 99 और एक 100 बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हो, एक कम करके, तो भी आंसर आएगा, है ना। ये फॉर्मूला तो याद होता है। चलिए, तो ये 39 प्रश्न आपके सभी तरीके से मैंने बहुत आराम से प्यार प्यार से समझा दिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे। 2018 के रीजनिंग एंड क्वांट के पीसीएससी सेट में आए हुए प्रश्न आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और कोई भी डाउट, कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। कोई फीडबैक देना हो अच्छा तो भी बताइएगा फिर कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिलता रहे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करके अपडेट ले सकते हैं टाइम टू टाइम। बाकी प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां सीक्वेंस वाइज आपको कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू जी, धन्यवाद।